हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज संडे है और मैं ना आज किचन का डीप क्लीन करूँगी। ऐसे तो मैं रेगुलर वाइज करती रहती हूँ किचन का जो डीप क्लीन है, लेकिन संडे को मैं एक्स्ट्रा एफर्ट डालती हूँ। मतलब मेरा किचन तो आप देखे हैं वाइट है, तो वाइट होने के चलते ना मुझे ज़्यादा ही क्लीन करना पड़ता है किचन को। तो इसी के चलते मैं संडे का जो दिन है मैं वही चूज़ करती हूँ। और ऐसे तो इंडियन कुकिंग में तो होता ही है, तेल मसाला जो भी है ये सब तो बनाना पड़ता ही है, तो बहुत ज़्यादा चिपचिपा हो जाता है। और आप लोग देखे होंगे मेरा मैक्सिमम जो मतलब सामान है ना किचन का सब ग्लास का है। और चिमनी है, चिमनी होने के बाद भी ना बहुत सारा जो चिपचिपाहट है, जो स्टेन है, ये आ जाती है। तो इसलिए क्लीन करना पड़ता ही है। और किचन जो पूरा घर में सबसे ज़्यादा अगर यूज़ करने वाला जो जगह होती है वो किचन होती है, तो इसलिए किचन को ज़्यादा क्लीन करना इम्पॉर्टेंट है। तो आज मैं वही करूँगी। और इसके साथ हम लोग रेनी सीजन में ना बंगाल में एक फ्रूट मिलता है, इसको हम लोग बंगाली में ताल कहते हैं और इंग्लिश में शायद पाम फ्रूट कहते हैं इसको। तो आज मेरे हस्बैंड के जो फ्रेंड है वो दे के गए हैं, आज नहीं कल दे के गए हैं। और सीजनल फ्रूट है, मैं हमेशा साल में एक बार ज़रूर बनाती हूँ। तो आज मैं क्या करूँगी, उसका पूरी बनाऊँगी। मतलब उसका जो पल्प है वो निकाल के उसका मैं पूरी बनाऊँगी और ताल खीर बनाऊँगी। और ये बंगाल का एक फेमस डिश है। तो आप देखना मैं किस तरह से बनाती हूँ, फुल प्रोसेस मैं आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन सबसे पहले मेरा जो किचन है इसको मैं पहले डीप क्लीन करूँगी, उसके बाद मैं कुकिंग करूँगी। सब करने के बाद कुकिंग करूँगी, मतलब बीच बीच में एक एक बार मैं आपको दिखाऊँगी। और जो कुकिंग है ये मैं एंड में करूँगी, लेकिन मैं बीच में आपको दिखाऊँगी मैं किस तरह से जो प्रोसेस है ये भी मैं धीरे धीरे करती रहूँगी। और मेरा जो काम है ये भी करती रहूँगी, नहीं तो देरी हो जाएगा सब एक साथ करने के बाद। तो अभी बज रहा है शाम के 4 और बस यही एक टाइम है जहाँ पर थोड़ा सा मैं फ्री होती हूँ। मतलब संडे का दिन थोड़ा सा फ्री होती हूँ, तो आज मैं दोनों काम एक साथ में करूँगी। और डिनर में आज यही बनेगा, पूरी और ताल खीर बनेगा। तो इसीलिए तो आज लगा कि मैं ये आपके साथ शेयर करूँ। और आप डिटेल्स में देखना मैं किस तरह से क्या करती हूँ। और मेरे पास एक फार्मूला है डीप क्लीन करने के लिए किचन का, जब मैं डीप क्लीन करती हूँ तो उससे मैं करती हूँ डीप क्लीन। तो चलिए ज़्यादा देरी नहीं करती हूँ, बहुत ज़्यादा बातें करूँगी तो जो ये वीडियो है बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो बातें यहीं पर ख़त्म करती हूँ। और चलिए मेरे साथ आप बने रहिए, मैं फुल प्रोसेस आपको दिखाऊँगी मैं किस तरह से मेरा जो किचन है इसको मैं क्लीन करती हूँ। तो चलिए जो वीडियो है मैं ये स्टार्ट करती हूँ। तो जो मैं सॉल्यूशन की बात कर रही थी ना, तो ये है। तो इससे बहुत ही अच्छी तरह से जो डीप क्लीन है ये हो जाती है। और आपको एक माइक्रोफाइबर का इस तरह से क्लॉथ लेना होगा और इसे बहुत ही अच्छी तरह से क्लीन होती है। खासकर यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा हैंड प्रिंट आ जाती है, तो इसको क्लीन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और वाइट है तो ये एकदम ना विजिबल हो जाती है जो भी प्रिंट है। तो इसको सबसे पहले मैं इस तरह से स्प्रे कर लेती हूँ। और ये जो माइक्रोफाइबर का जो क्लॉथ है इसे बस थोड़ा सा ही रब करने से ये पूरी तरह से चल जाती है। और ये ना ऑनलाइन अवेलेबल है और ये मल्टीपर्पज़ में काम आती है। मतलब आप ग्लास भी क्लीन कर सकते हैं इससे, और कोई भी कवर्ड हो, अलमीरा हो, कोई भी हो, मतलब इससे आप अच्छी तरह से क्लीन कर सकते हैं। तो बस कुछ करना नहीं है, थोड़ा सा स्प्रे करके मैं इस तरह से मॉप कर लेती हूँ। और ये जो हैंडल है ना ये गोल्डन कलर का है और इसीलिए इसको थोड़ा सा क्लीन करना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो जितने भी हाथ का स्टेन है मैं इस तरह से क्लीन कर लेती हूँ। माँ लोग जब किचन संभालती थी तो इतना तो माइक्रोफाइबर जो क्लॉथ है ये सब तो होता नहीं था, ये सब मिलता नहीं था। और ये लोग मतलब इतना मतलब एफोर्ड भी नहीं कर पाते थे। लेकिन आजकल तो बहुत सारा मिल जाता है, फार्मूला चाहे या कोई भी क्लॉथ चाहे ये सब क्लीन करने के लिए। लेकिन पहले वो लोग जो नाइटी का अगर कुछ एक्स्ट्रा कपड़ा बच जाए या कुछ एक्स्ट्रा मतलब कुछ कपड़ा बच जाए तो वही फाड़ के रखते थे और वही जो किचन है उसको क्लीन करते थे। लेकिन आजकल तो बहुत सारा इस तरह से मिल जाता है, तो बहुत ही ईजी रहता है क्लीन करना। और देखिए ये सब जो जगह आपको शायद दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यहाँ पर किस तरह से ब्लैक ब्लैक स्पॉट आ गई है। थोड़ा सा इस तरह से स्प्रे कर दूंगी और बस थोड़ा सा इस तरह से मॉप कर दूंगी और ये पूरी तरह से क्लीन हो जाएगी। और ये अगर संडे टू संडे इस तरह से नहीं करें ना तो ये जो दाग है ये डीप हो जाती है और इसको क्लीन करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। देखिए आप खुद ही देख सकते हैं ये पूरी तरह से एकदम निकल के आ गई है। और जहाँ जहाँ एक्स्ट्रा है मैं वहाँ पर और एक बार इस तरह से मॉप कर लूँगी। और ये सॉल्यूशन ज़्यादा काम आती है ना ये ग्लास क्लीन करने के लिए, तो मैं यहाँ पर भी थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दूँगी और आप देखिएगा ये कितनी अच्छी तरह से क्लीन हो जाएगी। और ये जो ग्लास एरिया है यहाँ पर भी बहुत सारा स्टेन आ जाती है। और ये सॉल्यूशन ना ये सब ग्लास क्लीन करने के लिए एकदम परफेक्ट है।
अगर आपके पास ये अगर सॉल्यूशन नहीं है तो मैं आपको बताती हूँ। तो आप कोई भी स्प्रे बॉटल जो होता है ना, मतलब कॉलिन का, या वो सब फेंकिएगा, मतलब वो रख दीजिएगा, मतलब ये सब काम में वो आ जाएगा। तो आप ले लीजिएगा 2 टेबलस्पून आप ले लीजिएगा विनीगर, और उसके साथ आप थोड़ा सा जो लिक्विड जो डिश वॉश होता है वो भी ऐड कर देना, और उसके साथ 1 चम्मच बेकिंग सोडा भी दे देना। तो इससे ना जो सॉल्यूशन बनती है, इससे आप बना के रख देना, बहुत ही अच्छी तरह से, मतलब जितने भी चिपचिपाहट है ना, ये एकदम पूरी तरह से क्लीन हो जाती है। तो ये सब बाज़ार में अगर मिले ना मिले तो आप घर में भी ये सब सॉल्यूशन बना के रख सकते हैं और क्लीनिंग कर सकते हैं। लेकिन ये जो एफर्ट है आपको बीच बीच में डालना ही होगा, क्योंकि क्लीनिंग इम्पॉर्टेंट होती है। और अगर आपका ओपन किचन है मेरी तरह, तो आपको तो क्लीनिंग करना ही पड़ेगा, ये मैंडेटरी है, आपको करना ही होगा। तो इस तरह से जितने भी ग्लास है, और ये देखिए ये सब जो बॉटल्स है, ये सब कांच का है, ग्लास का है, तो बहुत ज़्यादा इसमें चिपचिपाहट आ जाता है। तो इसको मैं इस तरह से क्लीन कर लेती हूँ। और ग्लास का जितने भी जार बॉटल्स है ना, तो इसको भी मैं थोड़ा सा जो डिश वॉश है मैं उससे क्लीन कर लेती हूँ। ये जो चिमनी है ना, तो ये भी बहुत ही अच्छी तरह से क्लीन हो जाती है। लेकिन मैं चिमनी जब क्लीन करती हूँ ना, तो मैं क्या करती हूँ, मैं इस तरह से टिश्यू पेपर ले लेती हूँ, और टिश्यू पेपर से ना, मतलब इसमें ना ऊपर वाले पार्ट में इस तरह से ऑयल रह जाता है। तो अगर कपड़ा से वॉश करूँगी तो वो जो कपड़ा होगा फिर से आपको वॉश करना होगा गर्म पानी दे के, तो काम और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, ये वाला जो टिश्यू पेपर है, इसे यूज़ थ्रो है, आप यूज़ कर लीजिए और थ्रो कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से मैं टिश्यू पेपर लेके क्लीन कर लेती हूँ। और ये कांच वाला जो एरिया है, यहाँ पर ज़्यादा स्टेन आ जाती है, क्योंकि ऐसे तो ये मेरा हैंड इम्प्रेशन है और इसमें उतना दाग आती नहीं है, लेकिन फिर भी कभी कभी बीच बीच में इस तरह से जब हाथ लगाना पड़ता है तब इसमें दाग आ जाती है। और ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पर भी मैं क्या करती हूँ, ये जो टिश्यू पेपर है मैं इसमें ले लेती हूँ, इस तरह से जो सॉल्यूशन है इस तरह से पोंछ लेती हूँ। तो देखिए आप देख रहे हैं, शायद दिख रहा है आपको, एक ही स्ट्रोक में ये जो तेल है किस तरह से निकल के आ रहा है। फिर भी ये चिमनी है, तो चिमनी है, मतलब मेन वाला जो काम करता है वो तो कर देता है, लेकिन फिर भी ना बहुत सारा इसमें तेल रह ही जाती है। तो देखिए मैं किस तरह से क्लीन कर रही हूँ। तो देखिए कितना सारा तेल निकल के आ गया, देखिए आप देख पा रहे हैं शायद। और ये टिश्यू पेपर से कीजिएगा, अगर ये क्लीन करके आप इस तरह से थ्रो कर सकते हैं, तो इस तरह से आप कर लेना। और ये छोटी मोटी अगर आप मेंटेनेंस करके रखेंगे ना, तो बहुत सारा आपका जो काम है ये बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं जाएगा। आप थोड़ी बहुत जो भी काम है इसे आप कर सकते हैं। तो क्योंकि मैं हर रोज़ क्लीन करती हूँ, तो इसलिए मुझे उतना एफर्ट देना नहीं पड़ता है, लेकिन पड़ता है, एकदम भी नहीं कहूँगी कि देना नहीं पड़ता है, एफर्ट देना पड़ता है। लेकिन इस तरह से छोटी मोटी जो भी मेंटेनेंस है अगर आप करके रहो तो बहुत ही आसानी से ये क्लीन हो जाएगी। देखिए बस इसको मैं फेंक दूँगी, और एक तो मैं इस तरह से क्लीन एक ले लूँगी और यहाँ पर मैं क्लीन कर दूँगी। और तेल का चिपचिपाहट ना बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है देखने में, मतलब ऐसे गंदगी से ज़्यादा अगर तेल का ज़्यादा चिपचिपाहट रहता है ना, बहुत गंदा लगता है देखने में। तो ये सब तो हो गया मेरा। अब जो ये स्विच बोर्ड एरिया है ना, यहाँ पर भी बहुत सारी स्टेन आ जाती है, और क्योंकि ये वाइट है तो ये दिखता भी है। और यहाँ पर मेरा एक छोटा सा लाइट भी लगा हुआ है, तो इसके ऊपर भी इस तरह से आ जाती है जो स्टेन है। तो यहाँ पर भी मैं इस तरह से स्प्रे कर देती हूँ छोटा। और यहाँ पर थोड़ा सा जो नैपकिन है इससे क्लीन करने के लिए मैं दे देती हूँ। Hello, welcome to IntelliNet Journey. तो ये देखिए ये जो स्विच बोर्ड है ये भी कितनी अच्छी तरह से क्लीन हो गई है। तो छोटी मोटी जो चीज़ें होती है ना, ये ज़्यादा विजिबल होती है, तो ये सबको क्लीन करना इम्पॉर्टेंट होता है। और आप ये सब को जब क्लीन करें तो ये सब छोटी मोटी जो चीज़ है इसको मत भूलना, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है करना। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो जो लिक्विड जो डिश वॉश है तो आप उससे भी कर सकते हैं, उससे भी बहुत ही आसानी से क्लीन कर सकते हैं। तो फिलहाल ये मेरा हो गया है। अब जो तेल का जो बॉटल्स है ना, ये सब जो बॉटल्स है इसमें भी बहुत सारा चिपचिपाहट रह जाता है, तो इसको मैं क्या करती हूँ, लिक्विड डिश वॉश से मैं इसको क्लीन करती हूँ।
तो इसको मैं क्लीन करूँगी, लेकिन उससे पहले जो मेरा ताल है इसको मैं पल्प निकालने का जो काम है ना, ये लेंदी प्रोसेस है, पहले मैं ये कर लेती हूँ, इसके बाद मैं ये सब क्लीन करूँगी। तो चलिए अब जो ये ताल है इसका पल्प निकालने का जो प्रोसेस है ये मैं स्टार्ट कर देती हूँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा देरी हो जाएगा। तो अगर अच्छा ताल अगर आप पहचानना चाहते हैं ना, तो ऊपर आप देखिएगा इस तरह से जो इसका कलर होगा ये ब्लैक कलर में होगा, और थोड़ा सा प्रेस करके देखिएगा, इसमें बहुत ही अच्छी तरह से मतलब जो उंगली है ये नीचे तक जाती है, मतलब बहुत ही अच्छी तरह से ये पका हुआ है। तो जब भी बनाएंगे तो इस तरह का जो ताल होगा उसी को चूज़ कीजिए। तो इसका चलिए मैं अब पल्प निकाल लेती हूँ। एक बड़ा सा पतीली ले लेना है, और इसके बाद ये वाला जो ग्रेटर मशीन है ये तो सबके घर में ही रहता है, ये कॉमन है, मतलब प्याज हो, अदरक हो, कोई भी वेजिटेबल्स हो ग्रेट करने के लिए ये सबके घर में मिलता है। तो जो ताल है ना, पल्प निकालने का जो प्रोसेस है तो इसी से हो जाएगा। अगर नहीं है तो जो रेसे वाला जो बकेट होता है ना, तो उसमें भी आप कर सकते हैं। तो चलिए ऊपर वाला जो पार्ट है देखिए, मैंने इस तरह से एकदम मतलब खींचने से ना ये पूरी तरह से ये निकल के आ गई। अब इसका जो छिलका है इस तरह से एक बार खींच लेने से पूरी तरह से ये निकल के आ जाएगी। और ताल अगर पका होगा ना तो ये निकालना इजी होगा, अगर ताल पका नहीं होगा तो इसको थोड़ा सा निकालने में प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो ये है पूरा ताल, इसका अब हम लोग पल्प निकालेंगे। और ताल में ना करीबन 3 या 2 सीड्स इस तरह से रहता है, इससे ज़्यादा नहीं रहता है। तो इसमें ये थोड़ा सा साइज जो है इसका थोड़ा सा बड़ा है, तो इसलिए इसमें 3 सीड्स है, और दूसरा वाला जो ताल है शायद उसमें 2 सीड्स होगा। तो चलिए इसी का जो है अब मैं पल्प निकाल लेती हूँ। तो देखिए मैं किस तरह से निकाल रही हूँ। और ताल अगर पका होगा ना तो बस थोड़ा सा घिसने से ही जो पल्प है ये निकल के आ जाएगी, और अगर पका नहीं होगा तो आप थोड़ा सा पानी में भिगो लीजिए और इसके बाद इस तरह से घिसिए। तो देखिए इतना थोड़ा सा घिसने से ही जो पल्प है ये निकल के आ गई है। तो चलिए अब बाकी जो पल्प है इसको भी मैं निकाल लेती हूँ पूरी तरह से। तो देखिए 2 ताल से इतना सारा पल्प निकला है, और ये हाफ मैं यूज़ करूँगी ताल खीर बनाने में और हाफ मैं यूज़ करूँगी पूरी बनाने में। लेकिन इससे पहले किचन क्लीनिंग का जो काम है ये कर लेती हूँ। उसके बाद ये जो स्लैब है ना, ये स्लैब बहुत ज़्यादा ये हो जाता है, तो मैं क्या करती हूँ एक स्क्रबर ले लेती हूँ, और उसमें जो लिक्विड जो डिश सोप है मैं ये ले लेती हूँ, और इसको इस तरह से रब कर देती हूँ। इस तरह से आप क्लीन करने से पहले एक बार रब कर लीजिए, और उसके बाद आप क्लीन कीजिए, तो बहुत ही अच्छी तरह से क्लीन हो जाएगी। और कोई भी सोप का यूज़ मत कीजिए, जो लिक्विड जो डिश वॉश होता है उसी से आप क्लीन कीजिए। और इसके लिए ना मैं बोलूँगी माइक्रोफाइबर जो क्लॉथ है ये मत यूज़ कीजिए, जो मोटा वाला एक टॉवल होता है ना, मैं आपको दिखाती हूँ कि ये जो मोटा वाला टॉवल है इसी से आप क्लीन कीजिए, तो इससे ना बहुत ही अच्छी तरह से क्लीन हो जाती है। मतलब एकदम जो दाग धब्बा है और जो चिकनाहट है एकदम पूरी तरह से गायब हो जाती है। और मैं कुकिंग करने के बाद मैं यहीं पर रखती हूँ, स्लैब में रखती हूँ, तो ये बहुत ही अच्छी तरह से क्लीन हो जाती है। तो इसको मैं इस तरह से रब करने के बाद पूरा एकदम मॉप कर लेती हूँ। और ग्रेनाइट, मार्बल ये सब होने से थोड़ा सा इजी रहता है क्लीन करना। और मेरा ये वाला जो पोर्शन है ये टाइल्स का है, और मैंने ये कुछ स्टिकर इस तरह से लगवाया है, स्टिकर नहीं है ये कुछ इस तरह से है, लकड़ी का है, वुड का है ये वाला, और इस तरह से स्टिक हो जाता है। तो ये मेरा जो दीवार है ना ये थोड़ा सा खाली खाली लग रहा था, इसलिए मैंने इसको चिपकाया है, और यहाँ पर अब अच्छा लग रहा है, ख़राब नहीं लग रहा है। उसके साथ मैंने एक प्लांट भी इस तरह से ऐड किया है, थोड़ा सा नेचुरल लुक आएगा। और मैंने मेरा जो कप स्टैंड है इसको भी रखा है सामने, फ़िलहाल ऐसे ही फ़िलहाल रखा है, मैं इसको बाद में क्लीन करूँगी। तो जो टाइल्स है इसको भी मैं ये वाला जो टॉवल है मैं इसी से क्लीन करती हूँ। किचन को क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है, किचन को, क्योंकि यहाँ पर खाना बनता है, और खाना हाइजीन वे में जितना बन सके उतना ही अच्छा। घर में बहुत सारा कॉकरोचेस और ये सब हो जाता है ना, तो उसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि आप जो घर का जो क्लीनिंग का जो मामला है ना, तो वो आप ज़्यादा देर तक डिले मत कीजिए, मतलब टाइम टू टाइम करते रहिए। क्योंकि कॉकरोचेस जब इस तरह से मतलब देता है ना, तो वहाँ पर बहुत ही एक काला सा धब्बा पड़ जाता है, और वो जो है वो निकलता नहीं है वो धब्बा। तो इसलिए आप उसको टाइम टू टाइम क्लीन करते रहिए, मतलब जो भी बड़े बड़े डब्बे हैं उसको निकाल के वहाँ पर आप थोड़ा सा झाड़ू लगा लीजिए, ताकि जो भी एक्स्ट्रा जो भी होगा वो निकल के आ जाएगा।
कॉकरोचेस और ये सब जो छिपकली ये सब होती है ना, तो ये सब होती है टाइम टू टाइम क्लीन नहीं करने से। एक दिन में ये सब नहीं होती है, तो इसके लिए आपको टाइम टू टाइम ज़रूर क्लीन करना होगा। और ये रियल प्लांट है। रियल प्लांट हमेशा रखिए घर में। रियल प्लांट वास्तु के हिसाब से बहुत ही अच्छा होता है, मतलब आर्टिफिशियल प्लांट मत रखिए। और इस तरह से रियल प्लांट हो, रियल फ्लावर हो, इस तरह से अगर आप रखेंगे ना तो बहुत ही एक फ्रेश वाला एक फील आएगा। क्योंकि हम हाउस वाइफ्स को तो ज़्यादातर किचन में ही गुजारना पड़ता है, तो इसलिए ये वाला रियल कुछ अगर सामान रखें, फ्लावर हो, प्लांट हो, तो उसे बहुत ही काम करने में बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो इसलिए मैं ये सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखती हूँ। तो ये सब जो ग्लास का जो बॉटल है, ये जब मैं क्लीन करती हूँ ना, तो मैं थोड़ा सा डिस्पेंसर ले लेती हूँ, लिक्विड जो डिश सोप है, और इससे इस तरह से जो ग्लास का ऊपर वाला पार्ट है, इसको अगर आप इस तरह से सोप से अगर नहीं क्लीन करेंगे ना, तो ये क्लीन नहीं होती है। मतलब अगर आप सोचेंगे कि कपड़ा से इस तरह से रब कर देंगे तो ये क्लीन नहीं होगी। तो आपको इस तरह से स्क्रबर से स्क्रब करके, और ये 2-3 दिन बाद आप कर सकते हैं, लेकिन मैं हफ्ते में एक ही बार करती हूँ, 2-3 दिन बाद नहीं करती हूँ। और इसको इस तरह से आप धो लीजिए, तेल के अंदर पानी भी नहीं जाएगा। इस तरह से धो लेने के बाद मैं जो टॉवल है, एक सूखा टॉवल इस तरह से ले लेती हूँ और इसको क्लीन कर लेती हूँ। तो देखिए जितने भी स्टेन था ये एकदम गायब हो गई है। और जो चीज़ आप रेगुलर यूज़ करते हैं, मतलब रेगुलर आप हाथ लगाते हैं, तो सबको इस तरह से क्लीन करना इम्पॉर्टेंट है। तेल तो हर एक चीज़ में लगती है, हर एक सामान में लगती है। तो बस ये एकदम क्लीन हो गई है। देखिए इसमें जितने भी चिपचिपाहट है ये एकदम नहीं है, गायब हो गई है। तो इस तरह से जितने भी बॉटल्स हैं इसको भी मैं धो लेती हूँ। और कुछ मेरा तेल जो है ये ख़त्म भी हो गया, तो इसको रिफ़िल भी करना होगा, तो वो भी कर पहले पूरी का जो आटा है ये मैं रेडी कर लेती हूँ, नहीं तो देरी हो जाएगा। एक साथ मैं काम भी करती रहूँगी और मेरा कुकिंग है वो भी करती रहूँगी। तो चलिए जो आटा है इसको मैं रेडी कर लेती हूँ। तो मैं बनाऊंगी पूरी, तो उसके लिए मैंने ले लिया है 2 कप आटा और इसके साथ मैं 1 कप मैदा ऐड करूंगी। और ये मैदा ऐड करने से ना इसमें बहुत ही अच्छा क्रिस्पीनेस आएगा। थोड़ा सा मैंने ले लिया है कलौंजी और रिफाइंड ऑयल, और रिफाइंड ऑयल देने से बहुत ही अच्छी तरह से ये क्रिस्पी होगी। और थोड़ा सा नमक दे दिया है। और इसके बाद मैं थोड़ा थोड़ा पल्प लूँगी और इसके बाद जो आटा है इसको मैं गूंथती जाऊँगी। और इसमें पानी आप ज़रा भी ऐड मत कीजिए, मतलब जब आप आटा गूँधेंगे तो थोड़ा थोड़ा पल्प लेके आप इस तरह से गूंथते रहिए। और अगर बीच में अगर थोड़ा सा सूखा पड़ जाए तो फिर से पल्प लीजिए और फिर से इस तरह से गूंथ लीजिए, मतलब पानी ज़रा भी यूज़ मत कीजिए। तो इस तरह से मैं जितना लगेगा जो पल्प है ये मैं थोड़ा थोड़ा ले लेके इस तरह से मैं गूंथ लूँगी। तो बस ये आटा जो है ये रेडी हो गया है। और थोड़ा सा कढ़ा गूंदिएगा क्योंकि इसमें पूरी बनेगा, और थोड़ा सा कढ़ा गूंदने से जो पूरी है ये क्रिस्पी होती है। तो फिलहाल इसको मैं अभी ढक के रख देती हूँ। और ये बाकी वाला जो पल्प है इससे मैं बनाऊँगी दाल खीर। तो चलिए सबसे पहले मैं कुछ पूरी आपको बना के दिखाती हूँ। ऐसे तो ये डिनर में बनेगा, रात में मैं बनाऊँगी, लेकिन थोड़ा सा मैं सैंपल आपको दिखा रही हूँ कि ये किस तरह से बनेगा। और ये पूरी ना थोड़ा सा मीठी होती है खाने में। और ये जो दाल का जो पल्प है इसमें मैंने ऊपर से शुगर ऐड नहीं किया है, क्योंकि मैंने थोड़ा सा टेस्ट करके देख लिया है ये जो दाल है ये मीठा है। अगर मीठा नहीं है तो आप थोड़ा सा शुगर ऐड कर देना। तो देखिए मैंने किस तरह से जो ये पूरी है बेल लिया है। और दाल का जो पूरी बनाए ना तो थोड़ा सा जो पूरी है ये इसको मोटा रखिए ताकि ये अच्छी तरह से फूले। और बहुत ज़्यादा अगर पतला पतला बेलेंगे ना तो ये जो पूरी है ये नहीं फूल सकती है, क्योंकि इसमें पल्प है और कलौंजी है। तो ये सब देने से ना पूरी फूलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। तो बस देखिए हमारा गर्मा गर्म जो पूरी है ये कितनी अच्छी तरह से फूल गई है, और खाने में भी बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होती है और बहुत ज़्यादा मीठी होती है। तो बस ये जो पूरी है ये हो गई है। तो मैंने और एक बना लिया है, और देखिए कितनी अच्छी तरह से फूली फूली एकदम पूरी बनी है। सब काम हो जाने के बाद ये जो मेरा सिलिकॉन का जो मैट है ना, तो इसको अगर पूरी उड़ी ये सब बनाना होता है तो मैं क्या करती हूँ, मैं थोड़ा सा सोप डाल के मैं इसको क्लीन कर लेती हूँ। और इस तरह से मैं हवा में सुखाने दे देती हूँ, तो ये सूख जाती है। और इसके बाद ये सूख जाने के बाद मैं इसको फोल्ड करके रख देती हूँ।
और ये सिलिकॉन का मैट बहुत अच्छा होता है, मतलब चक्की बेलन से तो अच्छा ही है। चक्की बेलन बहुत सारा जगह ले लेती है, इससे बेहतर है ये वाला मैट। कुकिंग हो जाने के बाद ये सब जो इतना जो दाग धब्बा रह जाता है ना, तो इसको भी क्लीन करना ज़रूरी होता है। देखिए ये सब पल्प जो गिरा हुआ है ये एकदम चिपक गया है इस तरह से। तो ये सब को भी मैं करने के बाद, मतलब कुकिंग करने के बाद मैं डीप क्लीन कर लेती हूँ। तो जितने भी रिंग है इसको निकालिए। और ये वाला जो मेरा पार्ट है ना, ये एकदम फिक्स्ड है, मतलब ये देखिए यहाँ पर एकदम फिक्स्ड है। मतलब इसको अगर उठा सकती तो अच्छा होता, लेकिन ये उठता नहीं है, तो मुझे इसी के ऊपर से इस तरह से क्लीन करना पड़ता है। और जो सॉल्यूशन है इसको मैं यहाँ से इसके ऊपर दे देती हूँ, और जहाँ पर लगता है ज़्यादा देना होगा तो वहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा दे के क्लीन कर लेती हूँ। तो एक मैं नैपकिन लेके पहले मैं रब कर लूँगी धीरे धीरे। देखिए जो दाग है ये एकदम इस तरह से निकल के आ रही है। मतलब ज़्यादा जहाँ पर आपको लग रहा है ना कि ज़्यादा दाग है तो वहाँ पर आप कर लीजिए। और ये ग्लास का है तो इस तरह से मैं स्क्रब भी नहीं कर सकती हूँ, तो इसी तरह से मुझे क्लीन करना होता है। और ये साइड वाला जो पार्ट है ना, ये ज़्यादा गंदा होता है हर एक तरफ से। तो इस तरह से जहाँ जहाँ पर लगा हुआ है मैं क्लीन कर लूँगी। और बीच बीच में ये वाला जो बर्नर है ना, तो इसको भी क्लीन करना पड़ता है। तो आप क्या कीजिए, गर्म पानी में ना ये बर्नर को दे दीजिए और थोड़ा सा आप बेकिंग सोडा दे दीजिए और उसके बाद ये वाला दे दीजिए। तो इसमें जितने भी मतलब गंदगी है ना, ये निकल के आ जाएगी पूरी तरह से। तो इस तरह से आप बर्नर भी क्लीन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये थोड़ा सा स्टेन जो है ये रह गया है, तो मैं थोड़ा सा दे दूँगी और इस तरह से मैं रब कर दूँगी। इसके बाद एक माइक्रोफाइबर इस तरह से क्लॉथ ले लीजिए, और ये ना बहुत ही अच्छा होता है माइक्रोफाइबर जो क्लॉथ होता है। तो आप इस तरह से पहले ले लीजिए और इसको क्लीन कर लीजिए। देखिए एकदम पूरी तरह से ये क्लीन हो गई है। कोई भी टॉवल से अच्छा होगा, जो माइक्रोफाइबर क्लॉथ है ये सब को आप यूज़ कीजिए। और ये क्लीन करना भी बहुत ज़्यादा इजी होता है। मतलब थोड़ा सा गर्म पानी में ये जो क्लॉथ है इसको आप दे दीजिए और इस तरह से हैंड वॉश कीजिएगा, मतलब मशीन वॉश मत कीजिए। तो इसका जो चमक है ये रहती है, मतलब ये ख़राब नहीं होती है जो टॉवल है। और ये तो मार्केट में ऐसे अवेलेबल है, मिल जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ये अगर नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है। और एक फोम टाइप का भी रहता है, तो वो भी है मेरे पास, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या होती है, जो फोम वाला जो चीज़ है ना, तो वो मतलब भीगने के बाद वो सूखती नहीं है तुरंत, और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है रेनी सीज़न में। तो इसलिए सबसे बेहतर होगा ये वाला जो कपड़ा है क्लॉथ का, यही अच्छा होता है। ये सूख भी जाता है। आप इस तरह से वॉश करने के बाद इसको आप बाहर इस तरह से सुखा लीजिए, मतलब हवा में हो, छत पे हो, जहाँ पर भी हो, आप इस तरह से सुखा लीजिए, ये तुरंत सूख जाती है। तो देखिए ये जो मेरा ओवन है ये क्लीन हो गई है। बस देखिए ज़्यादा एफर्ट भी लगाना नहीं पड़ा और कहीं भी कोई भी स्टेन नहीं है। और कोशिश कीजिए कोशिश कीजिए ओवन के ऊपर इस तरह से स्क्रबर का यूज़ कम कीजिए, नहीं तो स्क्रैचेस आ जाती है, दाग आ जाती है। तो ये जो मेरा ओवन है ये फ़िलहाल हो गया है क्लीन। यहाँ पर मेरा मिक्सी और जो मेरा एयर फ्रायर है तो ये यहाँ पर रहता है। तो इसको ये वाला एरिया ज़्यादा क्लीन करना पड़ता है मुझे, क्योंकि देखिए यहाँ पर बहुत सारा जो गंदगी है ये आ जाती है। तो मैं यहाँ पर स्क्रबर लेके पहले स्क्रब कर लेती हूँ, और इसको हटा के आपको बीच बीच में ज़रूर क्लीन करना होगा, नहीं तो ये क्लीन नहीं होगा। और इसके बाद जो मेरा माइक्रोफाइबर क्लॉथ है इसे मैं इस तरह से मॉप कर लेती हूँ। और इसके बाद जो टॉवल है तो ये टॉवल से मैं इस तरह से क्लीन कर लेती हूँ। और थोड़ा सा इसको गीला कर लीजिए, टॉवल अगर थोड़ा सा गीला हो ना तो क्लीन बहुत ही अच्छी तरह से होता है। तो इसको हटा के बीच बीच में आपको क्लीन करना ही होगा, नहीं तो ये जो स्लैब के अंदर जो दाग है ना ये नहीं जाएगी। तो यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से क्लीन कर लिया। लगे हाथ में यहाँ पर मेरा जो मिक्सी है इसको भी मैं क्लीन कर लेती हूँ इस तरह से। तो देखिए ये कितनी अच्छी तरह से यहाँ पर क्लीन हो गई है। और हम लोग मसाला पीसते हैं लेकिन फिर भी यहाँ वहाँ लीक होते रहती है, तो ये इस तरह से आप क्लीन कर लीजिए।
मैं घर में जब नहीं रहती हूँ तो तब तो ये सब क्लीन नहीं होता है। तो मैं क्या करती हूँ, जाने से पहले मैं हर एक चीज़ में ना एक प्लास्टिक का कवर चढ़ा लेती हूँ। तो इससे क्या होगा, घूम फिर के आने के बाद जो कवर है आप इसको हटा लीजिए और ज़्यादा आपको मेहनत करने का ज़रूरत नहीं होगा, डीप क्लीन करना नहीं होगा। तो बस इसको आप हटा लेने के बाद थोड़ा सा मॉप कर लेने के बाद मतलब ये एकदम पूरी तरह से नहीं हो जाएगी, एकदम न्यू लुक आ जाएगा। तो चलिए अब ये हो गया है, तब मैं ताल खीर बनाती हूँ। और ताल खीर किस तरह से बनता है ये भी मैं आपको फुल प्रोसेस में दिखाऊंगी। और मेरे पास बहुत सारा नारियल है, तो मैं नारियल को पहले ग्रेट कर लेती हूँ मिक्सी में, और इसके बाद मैं आपको ताल खीर बना के दिखाऊंगी। तो चलिए, बहुत ज़्यादा देरी हो गया है, करीबन अभी 5:30 बज रहा है। तो मैं पहले ये कर लेती हूँ, इसके बाद मैं नेक्स्ट मैं क्या करती हूँ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ताल खीर के लिए आपको घी ऐड करना होगा, रिफाइंड ऑयल नहीं। तो मैंने ले लिया है घी और उसके ऊपर कुछ मैंने दे दिया है किशमिश और काजू, और हल्का सा भून लूँगी। और ये जो पल्प है इसको भी मैं अब दे दूँगी। तो पूरा का पूरा दे दूँगी जितना बचा हुआ है। और एकदम आँच जो है धीमी रखिए, नहीं तो ये एकदम पूरी तरह से नीचे से जल जाएगी। और बहुत ही अच्छी तरह से आपको स्टर करना होगा। और जो ये स्टरिंग का जो प्रोसेस है ये कंटिन्यू करना होगा ताकि ये अंदर से लग ना जाए। अब मैंने 1 टीस्पून शुगर और 2 TBS ब्राउन शुगर मैंने ऐड किया है। और मैंने ब्राउन शुगर ऐड किया है इसलिए ताकि इसका जो कलर है, एक ब्राउनी जो कलर है, ये बहुत ही अच्छी तरह से आएगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप जो नॉर्मल वाइट वाला शुगर है वो भी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए, अब जो ये ग्रेटेड जो कोकोनट है इसको भी मैं ऐड कर देती हूँ। और कोकोनट एक बड़ा साइज़ का लीजिए, और इसमें कोकोनट एकदम बहुत सारा होता है, तो जो ये खीर है खाने में बहुत अच्छी लगती है। मतलब जितना क्वांटिटी है पल्प का उस हिसाब से आप कोकोनट लीजिए, मतलब दोनों जो क्वांटिटी होगा ये सेम होगा। तो बस आपको कंटिन्यू इसको इस तरह से स्टर करना होगा। और इसको हल्के आंच में धीरे धीरे भूनना होगा ताकि जो भी इंग्रेडिएंट्स है ये अच्छी तरह से भून जाए। तो इसका जब कलर चेंज हो जाएगा तब आप ऐड कर दीजिए 1 ग्लास मिल्क। और मिल्क थोड़ा सा घना लीजिएगा, घना अगर मिल्क होगा तो अच्छा लगेगा खाने में, मतलब जो खीर होगा ये बहुत ही अच्छी तरह से बनेगा। तो बस ये जो खीर है ये रेडी हो गई है। और मिल्क ऐड करने के बाद थोड़ा सा मैं आँच कम करके थोड़ा सा मैं उबाल लूँगी। तो बस ये खीर हो गई है रेडी। तो बस मेरा फ़िलहाल आज का काम है ख़त्म, और बच्चे लोग को भी भूख लग गया है, तो मैं सर्व कर देती हूँ जो मैंने बनाया है। और ये आप लोग ज़रूर बनाइएगा। और ये जो सॉल्यूशन मैंने ख़रीदा है, अगर आप चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगी। तो चलिए, ये जो वीडियो है मैं अब ज़्यादा बड़ा नहीं करती हूँ। और मेरा जो कवर्ड एरिया है, मतलब जो कैबिनेट है, तो उसको मैं आज क्लीन नहीं करूँगी, मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई हूँ। तो आज इसको यहीं पर छोड़ देती हूँ, और मैं नेक्स्ट मैं करूँगी क्लीन। तो मैं जब क्लीन करूँगी, मैं किस तरह से क्लीन करती हूँ तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए, आज मेरा फ़िलहाल काम ख़त्म। तो मेरा संडे का दिन इस तरह से गुजरता है शाम के टाइम। ऐसे तो रोज़ स्पेशल बनाती हूँ, संडे का दिन कुछ स्पेशल ही बनाती हूँ बच्चे लोगों के लिए, हस्बैंड के लिए, तो वो लोग भी थोड़ा सा खुश हो जाते हैं। तो बस मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और हाँ, लाइक भी कर दीजिएगा, तो इससे मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट फील करती हूँ। तो और मैं हाँ थैंक यू भी बोलना चाहूँगी कि मेरा जो 1000 जो सब्सक्राइबर है ये कंप्लीट हो गई है। और ये जो एक जर्नी था, ये एक लॉन्ग जर्नी था। मैं 1.5 साल से मैं इस प्रोफेशन में हूँ, और बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों को कि आप लोग मुझे इस तरह से मोटिवेट कर रहे हैं और बहुत ही अच्छी अच्छी कमेंट कर रहे हैं। ये भी मेरे लिए बहुत ही एक मतलब क्या बोलूँ मैं, बहुत ही एक मतलब खुशी का मतलब पल है, मैं यही कह सकती हूँ। तो चलिए, बहुत ज़्यादा मैं देरी नहीं करती हूँ, जो वीडियो है मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। और आप लोग भी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और हाँ, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, सब्सक्राइब करना अभी ना भूलिए। तो चलिए, जो वीडियो है मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।